आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। तुर्की के इस्तांबुल में आया ताकतवर ज़लज़ला, अब तक 150 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर। छतों से कूदे लोग। ईरान ने अपनी मजबूती को दी धार, न्यूक्लियर साइट्स के इर्द गिर्द मजीद सिक्योरिटी रिंग बनाने की खबर। महमूद अब्बास की हमास से डिमांड, हथियार और होस्टेज छोड़ो, सियासत में आओ। चाइना का अमेरिका को पैगाम, धमकियों से बात नहीं बनेगी, इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी। और कश्मीर के पहलगाम में हुए टेररिस्ट अटैक में 27 बेगुनाहों की गई जान। भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत बढ़ाने का प्रोग्राम चालू। जिन सवालों को पूछने से भाग रही मीडिया, वो पहलू और सवाल आज उठाएंगे हम। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 23 अप्रैल 2025 और आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। बुध के दिन इस्तांबुल शहर, तुर्की का इस्तांबुल शहर, यहां एक ताकतवर ज़लज़ला महसूस किया गया। डर के मारे लोग इमारतों से कूद गए, छतों से कूद गए। 150 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, ये खबर है। ये जो ज़लज़ला आया उसकी शिद्दत 6.2 थी। अपने आप में ये एक हिला देने वाला ज़लज़ला था। 6.2 की शिद्दत के इस ज़लज़ले के बाद कई लोग पार्क्स में इकट्ठा हो गए, घरों से निकल गए। कुछ लोग घरों के बाहर दरवाजों पर बैठ गए, जबकि आफ्टर शॉक्स अभी भी महसूस किए जा रहे हैं। इस्तांबुल में बुध के दिन आया ताकतवर ज़लज़ला सिर्फ एक हादसा नहीं था, इसने लोगों के जहन में वो पुरानी यादें भी ताज़ा कर दी जब तुर्की ने अपनी तारीख का सबसे तबाहकुन ज़लज़ला सहा था। फरवरी 2023 में 7.8 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने जनूबी तुर्की और नॉर्थ सीरिया को हिलाकर रख दिया था। उस ज़लज़ले में 55,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 1,07,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। आज भी हज़ारों अफराद अपने घरों से बेघर हैं और टेम्पररी कैंप्स में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज का ज़लज़ला लोगों को 1999 का वो मंजर भी याद दिला गया जब इस्तांबुल के पास एक भयानक अर्थक्वेक ने 17,000 लोगों की जान ले ली थी। तुर्की से ईरान तक आए दिन ज़लज़ले आते रहते हैं। ये जोन बेहद ख़राब है और ख़तरनाक है। यहाँ ज़मीन के नीचे काफ़ी हलचल मालूम पड़ती है। जब ज़मीन के अंदर की बात ही हो रही है तो एक ख़बर ईरान से भी लिए लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी जो खबर है वो ज़मीन के अंदर हलचल होने की है, लेकिन ये ज़लज़ले से जुड़ी हुई नहीं है। न्यूक्लियर डील पे ईरान और अमेरिका की बातचीत जारी है, लेकिन ईरान ने ज़मीन के नीचे अपनी साइट्स, अपने अड्डे मज़ीद महफूज और मजबूत बना दिए हैं। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने 2 गहरे ज़मींदोज़ न्यूक्लियर टनल कॉम्प्लेक्सेस के आसपास मजीद सिक्योरिटी रिंग बना दी है। यहाँ पर सारा न्यूक्लियर सामान है ईरान का, एक रिंग बना दिया गया है। ये कॉम्प्लेक्सेस उसके बड़े न्यूक्लियर अड्डों से जुड़े हुए हैं ईरान के। ये ताज़ा डेवलपमेंट उस वक्त सामने आया जब अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर डील पे तीसरे राउंड की बातचीत इसी हफ्ते शनिचर को होने वाली है। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ने सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से रिपोर्ट दी है, जो मैंने आपको बताई है कि ईरान ने अपनी न्यूक्लियर साइट्स के आसपास रिंग बना लिए हैं। मतलब और ज़्यादा मजबूत करती है उनकी सिक्योरिटीज़, कुछ नई चीज़ें प्लांट की हैं। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने 2015 की न्यूक्लियर डील से अमेरिका को बाहर निकाल लिया था, उन्होंने ईरान को धमकी दी है कि अगर नई डील फौरन नहीं होती तो ईरान को बॉम्ब से निशाना बनाया जा सकता है। ईरान का ये कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन मकसद के लिए है, सिविलियन यूज़ के लिए, बम बनाने के लिए नहीं, लेकिन अमेरिका और इजराइल इसको खतरा समझ रहे हैं। हालांकि ईरान से आई ये खबर जो मैंने आपको बताई, ये बताती है कि किसी भी धमकी को हल्के में ना लेते हुए ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी कदम उठा चुका है। अब बात महमूद अब्बास की, फ़लस्तीनी अथॉरिटी वाले। महमूद अब्बास ने हमास से कहा है कि हथियार छोड़ो, होस्टेजेस को रिहा करो और सियासत में आ जाओ मियाँ। फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने बुध को एक टेलीवाइज्ड स्पीच में हमास से डिमांड की कि वो गज़ा पर अपना कंट्रोल छोड़ दे, अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर दे, यानी हमारे हवाले कर दे, महमूद अब्बास कह रहे हैं, और गज़ा में रखे गए इसराइली होस्टेजेस को रिहा करे और एक सियासी पार्टी बनकर काम करे, हथियार डाल दे, आर्म्ड विंग खत्म कर दे। रमल्ला में एक मीटिंग के दौरान महमूद अब्बास ने कहा कि हमास ने इसराइल को जुल्म करने के लिए बहाना दिया है। सबसे बड़ा बहाना है होस्टेजेस का इशू। मैं कीमत चुका रहा हूं, वो कहते हैं मैं कीमत चुका रहा हूं, हमारे लोग कीमत चुका रहे हैं, इसराइल नहीं। और वो कहते हैं भाई बस अब इन्हें छोड़ दो, ये उनका डायलॉग, भाई बस अब इन्हें छोड़ दो।
अब्बास के इस बयान ने फ़लस्तीनी सियासत में एक नई टेंशन को जन्म दे दिया है। जबकि गजा में जंग अभी भी जारी है, तो हथियार डालने का मतलब क्या है? क्या एक तरीके से महमूद अब्बास हमास से कह रहे हैं कि जंग खत्म करो, या उनसे कोई कहलवा रहा है? अब बात चाइना और अमेरिका की। चाइना का अमेरिका को साफ पैगाम है, धमकी और दबाव से बात नहीं बनेगी। कहा है कि प्रेशर और ये थ्रेट, इससे काम नहीं चलेगा। चाइना ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि अगर वो टैरिफ इश्यू को बातचीत के जरिए हल करना चाहता है तो पहले धमकी देना और प्रेशर डालना बंद करे। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा, एक तरफ बातचीत की बात करना और दूसरी तरफ चाइना पर मैक्सिमम प्रेशर डालना, ज्यादा से ज्यादा दबाव डालना, यह सही तरीका नहीं है गुरु। ऐसे रवैये से चाइना से कुछ हासिल नहीं कर सकोगे तुम। ये कहा है उनके स्पोक्स पर्सन ने। चाइना का कहना है कि एक दूसरे की इज्जत और बराबरी की बुनियाद पर ही कोई मीनिंगफुल डायलॉग हो सकता है, वरना टेंशन और बढ़ सकती है। क्या लास्ट वार्निंग दी है, वरना टेंशन और बढ़ सकती है। और दोस्तों, बात आज देश की खबर की। बहुत लोगों ने कहा कि ये खबर लीजिए। अब बात भारत के कश्मीर में हुए दहशतगर्दाना हमले, बेगुनाहों के कत्ल और उस पर हिंदू मुसलमान के बीच नफरत को बढ़ाने की कोशिश और असली सवालों पर खामोशी का पोस्टमार्टम मेरी जुबानी सुन लीजिए। कश्मीर के पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ, 27 बेगुनाह मारे गए, 20 से ज्यादा जख्मी हैं, जिसके बाद लोगों ने सिंपैथी कम दिखाई लोगों के साथ, इन बेगुनाहों के साथ। लेकिन मौका परस्त लोगों ने इस दुख की घड़ी को नफरत की छड़ी बनाकर जोर जोर से घुमाना शुरू कर दिया। लेकिन इस हमले के बाद मेरे कुछ सवाल हैं, ये आप में से भी बहुत से लोगों के सवाल हो सकते हैं। मैं हमले की डिटेल पे नहीं जाऊंगा। पाकिस्तान से आए, हिंदुस्तान से आए, कितने लोग थे, ये सब मीडिया पर उस तरफ छोड़ दिया। ये वो सवाल है जो कोई नहीं उठा रहा। ये हमला सिर्फ एक बंदूक से किया गया हमला नहीं था, बल्कि कई नाकामियों का नतीजा था। सवालात ये हैं, साजिश किसकी थी, निशाना कौन था, शिकार कौन बना, जिम्मेदार कौन है और नुकसान किसका हुआ। ये सिर्फ गोली का नहीं, ये सवालों का हमला है जो हुकूमत, सिक्योरिटी एजेंसीज और मीडिया सब पर उंगली उठा रहा है। पूछ रहा है आप क्या कर रहे थे, और पूछ रहा है मीडिया से तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या पूछ रहे हो, तुम्हें क्या पूछना चाहिए था। कश्मीर फिर एक बार हेडलाइन में आ गया है। क्या कश्मीर सिर्फ एक हेडलाइन है? क्या कश्मीरी सिर्फ एक खबर है, या एक जिंदा हकीकत है कश्मीर जो हर दिन कुछ खो रही है? ऐसी हकीकत। यह हमला एक सवाल है, और यह सवाल हर कश्मीरी की आंखों में जल रहा है, सुलग रहा है। पहलगाम के हमले का असली नुकसान किसका है? कभी किसी ने सोचने पूछने की जरूरत और जहमत समझी? कश्मीर के पहलगाम में सैलानियों पर हुआ यह हमला असल में किसकी नाकामी है? क्या किसी ने यह पूछने की कोशिश की? और ये कैसी मीडिया स्ट्रेटजी है कि भारत का एक बड़ा मीडिया ग्रुप या एक बड़ा मीडिया धड़ा इसे सिर्फ हिंदू मुसलमान एंगल में दिखाने की कोशिश कर रहा है? कोई ये नहीं पूछ रहा है कि जो ये दावा करते थे कि नोटबंदी और आर्टिकल 370 हटाने से कश्मीर में दहशतगर्दी का सफाया हो गया है और सरहद पार से अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वो अब ये बताएं कि ये दहशतगर्द और उनके पास ये हथियार कहां से आए, वो सिक्योरिटी क्या हुई, वो दावे क्या हुए? क्या इन सवालों को ना पूछने के एवज में भारत के मुसलमानों को टारगेट करने का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ताकि असली सवालों से ध्यान भटकाया जा सके, ताकि पूछा ना जाए उनसे जो जिम्मेदार हैं पूरी सिक्योरिटी के कि तुम क्या कर रहे थे? तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कहीं ये सवाल ना उठ जाए, कहीं इसलिए तो नहीं भटकाया जा रहा। कहा जा रहा है कि दहशतगर्दों ने गोली मारने से पहले सैलानियों का मजहब पूछा। तो सवाल यह है कि क्या ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं लगता? कुछ लोगों को मारना, कुछ को छोड़ देना, ताकि सोसाइटी में ये पैगाम दिया जाए कि सिर्फ हिंदुओं पर हमला हुआ है, जबकि मुसलमान भी निशाना बने हैं। मुसलमानों ने लोगों को बचाते बचाते अपनी जान भी दी है। बहुत से मुसलमानों ने सैलानियों की मदद की, उनकी जान बचाई, अपनी जान दी। हिकायत की गई है वहां। क्या मजहब पूछ के सबको मारा जा रहा था? ये रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि मुसलमानों ने क्या मदद की। हालांकि इसका जिक्र कम हो रहा है
क्योंकि इससे भारत का मुसलमान मुकम्मल तौर पर विलन नहीं बनाया जा सकेगा। लेकिन क्या किसी ने यह सोचा कि इस हमले का असल नतीजा क्या होगा? क्या कीमत चुकानी पड़ेगी इस हमले की, और कौन चुकाएगा वो कीमत? मैं बताता हूं, वो कीमत आम कश्मीरी चुकाएगा, जो शिकारा चलाता है, जो टैक्सी चलाता है, जो होटल और रेस्टोरेंट चलाता है, जो छोटी छोटी चीज़ों को बेचने के लिए सैलानियों का इंतज़ार करता है साल भर, जो घोड़े या खच्चर पर सवारियां उठाता है, वो सब इसकी कीमत चुकाएंगे। क्योंकि अब सैलानी कश्मीर आने से घबराएंगे, और कश्मीर एक ऐसी जगह है जो टूरिज्म पर डिपेंड करती है। तो फिर सोचिए, इस हमले का सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? जान गंवाने वाले लोगों के बाद सिर्फ और सिर्फ नुकसान कश्मीरियों का हुआ। उनकी रोजी रोटी मर गई। क्या ये साजिश नहीं लगती कि कश्मीर को फिर से पीछे धकेल दिया जाए? क्या ये साजिश समझ में नहीं आती? और इंडिया में हिंदू और मुस्लिम के दरमियान पहले से गहरी खाई को और ज्यादा गहरा कर दिया जाए, क्या ये साजिश नहीं लगती? एक तरफ कश्मीरियों की कमर तोड़ दी, दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान में नफरत बढ़ा दी। क्या यही तो मकसद है? दहशतगर्दी का मकसद क्या होता है? किसी मुल्क के अंदर खाना जंगी जैसे या आपस में लड़ाने जैसे हालात पैदा कर दो, वो कमजोर पड़ जाए, वो कमजोर पड़ जाएंगे, हम मजबूत हो जाएंगे। दहशतगर्दी क्या होती है? क्या हम दहशतगर्दों के प्लान पर काम करने लगे हैं, एक दूसरे पर सवाल उठाकर? और सवाल यह भी है, जब किसी पुलिस वाले ने ट्रेन में मुसलमान का मजहब पूछकर गोली मारी थी, तब क्या मीडिया ने उसे सिर्फ आरोपी या चेतन कहकर छोड़ दिया था, या उसे भी दहशतगर्द कहा था? नहीं, सिर्फ उसे आरोपी और चेतन सिंह, वो आपको याद होगा पुलिस वाला था, आरपीएफ वाला। लेकिन जब कश्मीर में मजहब पूछकर गोली चलती थी तो पूरे कश्मीरी मुसलमानों को विलन बना दिया जाता है। न सिर्फ कश्मीरी मुसलमान, पूरे भारत के मुसलमानों को। ये दोगलापन, ये दोहरापन, ये डबल स्टैंडर्ड अब सबके सामने है। और असल नुकसान उस कश्मीरी का हो रहा है जो अमन चाह रहा था, लेकिन फिर से वो सियासत का मैदान बन गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए, बेदार रहिए, मिलकर रहिए। हिंदू हो चाहे मुसलमान, आपको नफरत की भट्टी में झोंका जा रहा है, रोटियां कोई और सेकेगा।